नमस्कार सभी को, पटेल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश पटेल और आज हम सीखने वाले हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन और वेंटिलेटर पर बनने वाले बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यदि आपने ये पेपर अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बार देखिएगा और वीडियो भी जरूर देखें। अब हम यहाँ पे थ्योरी, प्रैक्टिकल और क्वेश्चन तीन चीजें सीखने वाले हैं एक साथ में। अब सबसे पहली डेफिनेशन कि मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है। जब भी कभी पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीथ नहीं कर सकता, अनेबल टू ब्रीथ स्पॉन्टेनियस और ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, तब मशीन के द्वारा गिविंग ब्रीथ। इसका मतलब है whenever the patient is unable to take breath or maintain the oxygen saturation, breath is given by a machine called ventilator। उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं। अब ये कौन कौन से केस होते हैं जहां पे पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है। जब भी कभी पेशेंट मेजर सर्जरी में है तो वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की वजह से रेस्पिरेशन सप्रेस हो जाता है। सीवियर हेड इंजरी में ब्रीथिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है। लो पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, बॉडी का ऑक्सीजन काफ़ी कम है। CO2 लेवल बढ़ गया है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर है। ये सारे केस है जहाँ पे पेशेंट को लाइफ को सेव करने के लिए वेंटिलेटर पे रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर कौन कौन से होते हैं। मेजर देखें तो एक है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर और दूसरा है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब नेगेटिव प्रेशर जो वेंटिलेटर हैं ये आउटडेटेड सिस्टम है, आजकल इनको यूज नहीं किया जाता है, पर थोड़ा सा हमें फिर भी इसका नॉलेज होना चाहिए कि नेगेटिव प्रेशर में कौन सा है। आयरन लंग, जिसको ड्रिंकर रेस्पिरेटरी टैंक कहते हैं, चेस्ट क्वीरेस या टॉर्टोइस सेल, और न्यूमोथोरेक्स एंड बॉडी रैप। ये तीन टाइप हैं। और जो आयरन लंग है, पोलियो एपिडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज आया था और इसीलिए इसको पोलियो सर्वाइवर के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए थोड़े से एक दो बार क्वेश्चन भी आए हैं कि इसके इमेज दिए थे और ये क्या चीज़ है, तो वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। और आजकल जो नाउअडेज यूज किया जाता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, जो कि प्रेशर साइकिल होते हैं, टाइम साइकिल होते हैं, वॉल्यूम साइकिल होते हैं। इसको डिटेल में हम बहुत सारा प्रैक्टिकल सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज। अब आयरन लंग जो है, जिसको ड्रिंकर रेस्पिरेटर टैंक कहते हैं, जिसको पोलियो सर्वाइवर भी कहा गया था, इसमें होता क्या है कि इस चैम्बर में नेगेटिव प्रेशर किया जाएगा और इससे इन पेशेंट के इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है वो काफ़ी कम होगा। तो पेशेंट इंस्पायर, जब भी कभी इंस्पिरेशन होगा तो पेशेंट की एल्वियोलाई जो है वो ज़्यादा ठीक होगी, इंप्रूव होगी, कोलैप्स एल्वियोलाई ठीक हो जाएगी। बट इस केस में पेशेंट को जो ब्रीथिंग है वो स्पॉन्टेनियस सेल्फ करना पड़ेगा और आजकल ये यूज नहीं होता है। दूसरा, एक हमारे क्वेश्चन भी बना था कि ये क्या चीज़ है। चेस्ट क्वीरेस भी कहते हैं, चेस्ट क्वीरेस या टॉर्टोइस सेल, जिसमें पेशेंट अपने घर पे इस तरीके की छोटी डिवाइस जो है वो चेस्ट पे लगा के अपना टाइम पास कर सकता है और ये भी नाउअडेज नहीं यूज किया जाता है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो कि आजकल के वेंटिलेटर होते हैं वो इस सारे सिस्टम पे काम करते हैं। What the positive pressure? Inflate the lung, लंग में एयर भरता है by exerting positive pressure on the airway, और बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के एयरवे को और लंग्स को इन्फ्लेट किया जाता है, एल्वियोलाई को इन्फ्लेट किया जाता है इस केस में। अब इस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को लगाने के लिए, करने के लिए पेशेंट को या तो इन्वेजिव मोड पे लाना पड़ेगा, जो कि दो मोड है, और नॉन इन्वेजिव मोड है। पेशेंट में बी ऑन एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेटेड होगा या फिर ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब पे होगा, और नहीं तो नॉन इन्वेसिव मोड कौन सा है, बाईपैप मोड होता है। तो इन सारे मोड से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल चीजें कि ये क्या है। ओरोफेरिंजियल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। वेंटिलेटर लगभग हमेशा सब केस में सेम रहेगा, पर पेशेंट को एक ट्यूब डाली हुई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब, ET ट्यूब, थ्रू द ओरोफेरिंजियल इंट्यूबेशन, माउथ के थ्रू इंसर्ट किया हुआ है। अब कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट की ओरल सर्जरी हो रखी है या फिर ओरल इंजरी है, इस केस में वो ही ट्यूब नेजोफेरिंग्स के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। कहाँ से, नेजोफेरिंग्स के थ्रू ट्रेकिया में, और इंसर्ट करके इसको नेजोफेरिंजियल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहते हैं। और जो कि हमने प्रीवियस बताया उसमें क्या होता है, ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन थ्रू द माउथ किया जाता है। सो ये चीज़ें अलग अलग मोड हैं। अब अगला आता है कि यदि यही चीज़ें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या वेंटिलेटर की ज़रूरत 7 या 10 दिन से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, वो ही ट्यूब
ट्रेक्योस्टोमी करके ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब इंसर्ट कर दी जाती है और पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। इस केस का एक प्लस पॉइंट है कि पेशेंट इसमें न्यूट्रिशन ले सकता है ओरली। अब ये है नॉन इन्वेजिव मेथड। इसमें क्या है, पेशेंट के लिए मशीन तो सेम है पर यहाँ पे कोई एक ट्यूब बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं है, इसलिए ये नॉन इन्वेजिव और यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है और कंटिन्यूस प्रेशर रहता है, बाईपेप मोड होता है। इसी का थोड़ा सा लाइट मोड होता है जो कि पेशेंट घर पे यूज करते हैं, छोटा सा पोर्टेबल डिवाइस होता है जो कंटिन्यूस बाईपेप पेशेंट यूज करते हैं एट होम। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिक्वेस्ट था कि वेंटिलेटर पे रिलेटेड प्रैक्टिकल साइड हमें थोड़ा सा वीडियो चाहिए, तो आज के वीडियो में काफ़ी सारी हम प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें इश्यू जो हैं वो सीखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। अब ये जो वेंटिलेटर मशीन है, साइज शेप लुक थोड़ा सा डिफरेंट होता है अलग अलग कंपनियों में, पर जब सर्किट्स की बात करें, ये जो कनेक्शन ट्यूबिंग्स है इनमें कैसे कैसे कनेक्शन होता है कि यहाँ पे कौन कनेक्शन होता है, यहाँ पे कौन सा होता है और पेशेंट को कनेक्टेड कौन सा होता है, बीच में कितनी ट्यूबिंग्स होती है, बहुत अच्छी चीज़ें बहुत आसानी से हम सीखने वाले हैं आज। अब ये चीज़ें हम देखेंगे कि इस तरीके से ट्यूब्स दे दी और हमें कनेक्ट कैसे करना है। तो दो चीज़ें, एक तो वेंटिलेटर होगा ये जो हमें दिख रहा है और दूसरा पेशेंट होगा, ठीक है। टोटल 6 नंबर हैं तो 2 माइनस हो गए, अब हमें सीखने हैं 4। पेशेंट जब भी कभी, अब ये वेंटिलेटर ब्रीथ देगा, इंस्पिरेशन करेगा, क्या इंस्पिरेशन करेगा तो वेंटी सर्किट के थ्रू एयर आएगी पेशेंट की तरफ और वो काफ़ी ड्राई होगी तो क्या होगा, HME फिल्टर लगाना पड़ेगा, हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर फिल्टर। वेंटिलेटर क्या करता है, इंस्पिरेशन से एयर प्रेस करेगा और यहाँ पे ड्राई होने के लिए ड्राई एयर आ रही है इसीलिए हम HME फिल्टर लगाएंगे। इसके बाद कैथेटर माउंट से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पेशेंट को ET ट्यूब के लिए। अब यहाँ पे पेशेंट के इंस्पिरेशन होगा, रिटर्न में जब पेशेंट एक्सपिरेशन करता है तो सेम रिटर्न होगा और जाते टाइम वेंटी सर्किट की जो एक्सपिरेशन ट्यूब है वो अलग होती है और वो कनेक्टेड होती है वेंटिलेटर को, पर इसके बीच में एक HEPA फिल्टर होता है। HEPA फिल्टर का काम क्या है कि सपोज पेशेंट इन्फेक्शियस है तो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेंटिलेटर में ना जाए, यदि ऐसा हुआ तो अगले पेशेंट को काफ़ी रिस्क रहेगी कि वो इन्फेक्टेड एयर लेगा। इस केस को प्रिवेंट करने के लिए HEPA फिल्टर लगाए जाते हैं। तो दो तो फिल्टर होते हैं, एक HME फिल्टर होता है जो पेशेंट की तरफ होता है एयर को ह्यूमिडिफाई करने के लिए और दूसरा होता है HEPA फिल्टर जो कि वेंटिलेटर के पास में होता है, वो वेंटिलेटर को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से कि अगले केस में पेशेंट में वो इन्फेक्शन रिस्क ना रहे। सो ये थे हमारी ट्यूबिंग्स, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वेंटिलेटर से आएगा वेंटी सर्किट, फिर HME फिल्टर, कैथेटर माउंट, ET ट्यूब, अब रिटर्न में जाएगा सेम ट्यूब से होता हुआ HME फिल्टर और फिर वेंटी सर्किट से होता है HEPA फिल्टर और वेंटिलेटर। ये सिस्टम चलता रहेगा। अब ध्यान रखिएगा HME फिल्टर में कोई मॉइस्चर अलग से नहीं किया जाता है। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन यहाँ पे मॉइस्चर रुक जाएगा और इंस्पिरेशन के टाइम ये मॉइस्चर दोबारा पेशेंट को ह्यूमिडिफाइड एयर देगा। सो चलते हैं हम। यदि ये चीज़ें आपको सीखने में मज़ा आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, दो चीज़ें यूज हुई थी, HME फिल्टर और HEPA फिल्टर। इनका फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर और HEPA फिल्टर है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर या RSTENS, दो वर्ड है। इसका क्वेश्चन भी एक बार बना है तो हमें याद रखना है। अब एक और चीज़ है क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन किया था पर इस बार और समझ लेते हैं कि पेशेंट जब भी कभी कंटिन्यूस सक्शन आ रहा है, उसको सिक्रेशंस आ रहे हैं और कंटिन्यूस सक्शन करने की जरूरत है, तो इस केस में ये कंटिन्यूस क्लोज सर्किट सक्शन कैथेटर लगाया होता है। इससे क्या होगा कि पेशेंट को एक इन्फेक्शन नहीं होगा बार बार ओपन करने से और दूसरा एल्वियोलाई कोलैप्स होने से बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं और सडन बार बार रिमूव करेंगे तो एल्वियोलाई कोलैप्स होने का रिस्क रहता है। सो इससे ये प्लस पॉइंट है। जैसे ये ग्राफ दिखता है, ये डिवाइस दिखती है मॉनिटर, तो हम डर से जाते हैं कि इतने सारे ग्राफ और इतने सारे डेटा, ये सारी चीज़ें कैसे सीखनी है। पर इसमें सबसे कॉमन ही हमें 5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ होती है मोड। मोड जो होता है वो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है। अब सेकंड बात होती है रेस्पिरेटरी रेट की ब्रीथिंग रेट कितनी होती है, और थर्ड है FiO2 कितना % ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, और एक इंपॉर्टेंट होती है टाइडल वॉल्यूम कि एक ब्रीथ में कितनी ml ऑक्सीजन या टोटल एयर देनी है। सो और एक है लास्ट है पीप।
इसको 0 या 5 या 7 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर हम सेट करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम कॉमन सेटिंग मोड है, जो अलग अलग मोड हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। रेट यूजुअली 12 से 15 सेट कर दिए जाते हैं। FiO2 नॉर्मली एयर में कितना होता है 25% 21% एयर होती FiO2 होती है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 40 50 100% FiO2 सेट कर दिया जाता है। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली एडल्ट में 500 ml किया जाता है, और यदि हमें इससे कम बॉडी वेट का है या फिर कोई 35 या 25 बॉडी वेट का है तो इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट करना है 10 to 15 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। और पीप होती है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये तो 5 नॉर्मल सेटिंग है। अब एक क्वेश्चन था कि व्हाट इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी रेशो इज सेटिंग ऑन वेंटिलेटर यूजुअली। अब वेंटिलेटर के यूजुअल में कितना सेटिंग होता है इंस्पिरेटरी टू एक्सपिरेटरी, और इसका करेक्ट आंसर है 1:3 सेकंड। इंस्पिरेशन टाइम होता है 1 सेकंड और एक्सपिरेशन टाइम होता है 3 सेकंड। सो बाकी सारे ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है, हमारा आंसर है फर्स्ट वन। और अभी चलते हैं हम आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मोड ऑफ वेंटिलेटर। सबसे पहला है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, CMV मोड। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल मशीन पे होता है। पेशेंट का कोई भी एफर्ट मैटर नहीं करता है। फिक्स रेट और फिक्स वॉल्यूम हर बार की ब्रीथ में दिया जाएगा, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा वेंटिलेशन रेस्पिरेशन होगा, फिक्स रेट होगी। टोटली कंट्रोल बाय मशीन, रेट एंड वॉल्यूम भी कंट्रोल होती है। पेशेंट यदि कोई बीच में स्टार्ट करता है रेस्पिरेशन तो उसको पूरा सप्रेस कर दिया जाता है, और ये उन केस में होता है जब पेशेंट खुद स्टार्ट ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और कोमा में है। काफ़ी केस में पेशेंट को पैरालाइजिंग और सेडेटिंग एजेंट देने की ज़रूरत होती है इसमें। सो ये जो है इस मोड में पूरा का पूरा मनमर्जी वेंटिलेटर मशीन का चलता है। नेक्स्ट जो है सेकंड मोड, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे कॉमनली यूज मोड ये होता है। दूसरा कि टाइडल वॉल्यूम और रेट तो सेट होती है पहले से, पर इसमें क्या होता है वेंटिलेटर उस टाइम ब्रीथ और टाइडल वॉल्यूम जरूर देता है जब पेशेंट ने ब्रीथ स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमको कंट्रोल्ड और असिस्ट कंट्रोल में क्या डिफरेंस है कि कंट्रोल्ड वाले में फॉर एग्जांपल 15 ब्रीथ रेट स्टार्ट था तो वो वहाँ पे ब्रीथिंग रेट 15 ही रहेगी, ना इससे एक कम और ना इससे ज़्यादा होगी। बट इस केस में असिस्ट केस में क्या होगा कि सपोज पेशेंट ब्रीथिंग स्टार्ट कर रहा है और पेशेंट की ब्रीथिंग हो रही है 25 बार, तो वेंटिलेटर यहाँ पे 25 बार ब्रीथिंग देगा। 500 ml टाइडल वॉल्यूम जो है वो पूरा का पूरा 25 बार देगा, और हाइपर वेंटिलेट भी होता है इस केस में। और दूसरा इसमें फायदा क्या है कि यदि कभी कभी पेशेंट में एपनिया हो गया तो वेंटिलेटर उसमें ब्रीथिंग देगा, मिनिमम जो रेट है उसके हिसाब से वेंटिलेटर ब्रीथ देगा। तो मेजर डिफरेंस क्या था, कंट्रोल में फिक्स रेट थी और इसमें असिस्ट कंट्रोल में कि पेशेंट ने स्टार्ट कर दिया तो वेंटिलेटर और भी टाइडल वॉल्यूम देगा। तो इसमें हाइपर वेंटिलेट होता है, पेशेंट मिनिमम रेट से ज़्यादा ब्रीथिंग करता है। और नेक्स्ट आता है सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करना है, कौन सा, असिस्ट कंट्रोल और सिंक्रोनाइज में, SIMV में। अब सिमिलर टू इसका सिमिलर है, पर इसमें क्या होता है कि मिनिमम जो रेट है, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर में ब्रीथिंग सेट कर दिया 15, तो 15 बार जो है वेंटिलेटर ब्रीथिंग सपोर्ट करेगा, और इसके एक्स्ट्रा जो भी ब्रीथिंग पेशेंट कर रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगा, उसमें वेंटिलेटर कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करेगा। तो ब्रीथिंग देगा, वेंटिलेटर ब्रीथिंग देगा 15 बार, और इसके बीच में सपोज 2 रेस्पिरेशन के बीच में पेशेंट स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन कर रहा है तो सेल्फ होगा, उसमें ना तो रेट में डिफरेंस आएगा ना टाइडल वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे इतना है। अब ये सारे थोड़े से विनिंग के टाइम पे पेशेंट का जो वेंटिलेटर का सपोर्ट कम होता है उस टाइम पे यूज करते हैं। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या होता है कि पेशेंट को स्पॉन्टेनियस सेल्फ ब्रीथ करना होगा, और हर ब्रीथ के बाद वहां पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया जाता है। क्या, हर ब्रीथ के बाद एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट किया जाता है और पेशेंट को स्पॉन्टेनियस सेल्फ ब्रीथ करना है। अब पीप में नाम से इसका समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर मतलब एक्सपिरेटरी खत्म होने के बाद, एक्सपिरेशन खत्म होने के बाद वहां का प्रेशर नहीं किया जाता है अलाउ, कितना, 0 होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, मतलब एक्सपिरेशन पे भी वहां पे कुछ प्रेशर बना रहेगा। तो ये है पीप वाला। अब लास्ट 6 है
सीपैप कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और जब पेशेंट बाइपेप मोड पे होता है तो ये मोड यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियस करना है और यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर रहता है थ्रू आउट द ब्रीथिंग साइकिल, चाहे इंस्पिरेशन हो चाहे एक्सपिरेशन हो, पूरे का पूरे साइकिल में कंटिन्यूस प्रेशर बना रहता है। सो अब इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल में क्या था, पूरा मनमर्जी वेंटिलेटर का चल रहा था, फिक्स रेट फिक्स वॉल्यूम चलेगा। असिस्ट कंट्रोल में क्या था कि मिनिमम सेट कर दिया, इसके बाद यदि पेशेंट ने ब्रीथ स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा टाइडल वॉल्यूम यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी 20, 25 और 30 तक पूरा फुल वेंटिलेशन होता है और इसमें रिस्क रहता है हाइपर वेंटिलेट हो जाता है। SIMV में क्या होगा कि 15 मिनिमम रेट है उसमें वेंटिलेटर सपोर्ट करेगा और बाकी के जो एक्स्ट्रा ब्रीथ है पेशेंट को अलाउ की जाती है पर वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं करता है। और ये बाकी 3 जो मोड है वो यूजुअली वीनिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। प्रेशर सपोर्ट में क्या होता है, पेशेंट ने स्टार्ट कर दिया ब्रीथिंग तो वेंटिलेटर थोड़ा प्रेशर करेगा और इसमें एंड एक्सपिरेशन के खत्म होने के बाद जीरो नहीं होने दिया जाता है प्रेशर को। और सीपैप में क्या होता है, थ्रू आउट द ब्रीथिंग साइकिल वहां पे प्रेशर जरूर होगा, चाहे वो इंस्पिरेशन हो या फिर एक्सपिरेशन हो। सो ये यदि आपको और भी डिफिकल्टी लग रही है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप पूछिएगा और एक बार जरूर आप बैक करके देखिएगा, काफी अच्छी चीज है। अब कॉज ऑफ हाई प्रेशर अलार्म, वेंटिलेटर में बहुत बार हाई प्रेशर अलार्म आता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पेशेंट फाइट विद द वेंटिलेटर। अब फाइट का मतलब क्या है कि पेशेंट का इंस्पिरेशन और वेंटिलेटर का इंस्पिरेशन एक साथ में नहीं हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, फाइट विद द वेंटिलेटर। बहुत ज्यादा सिक्रेशंस है, ईटी ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है, मुड़ गई है कहीं पे ईटी ट्यूब, या फिर पेशेंट ने बाइट की हुई है एंडोट्रेकियल ट्यूब को और पेशेंट एंग्जियस है। इन केस में वेंटिलेटर में हाई प्रेशर अलार्म इंडिकेट करता है। अब लो प्रेशर कब इंडिकेट करता है कि वेंटी सर्किट में कहीं लीकेज है, कोई वाल्व ओपन हो गया है, या फिर पेशेंट ने ब्रीथिंग स्टॉप कर दिया है, या फिर लीकेज है, कफ का काफी प्रेशर कम होने की वजह से लीकेज है, तो इन केस में लो प्रेशर अलार्म आता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बना था, इन विच केस पेशेंट विल अलार्म हाई प्रेशर। हाई प्रेशर किस में आएगा, सेमी कॉन्स्टिपेशन हु हैज सेल्फ रिमूव द ईटी ट्यूब, इसमें लो प्रेशर अलार्म आएगा। किंकिंग है तो इसमें हाई प्रेशर अलार्म आएगा और कफ लीकेज में भी लो प्रेशर अलार्म आता है, तो इसका आंसर हमारा किंकिंग है। एम्बुबेक ऑलवेज शुड बी केप्ट बेड साइड। यदि आईसीयू में 15 बेड है और 15 पेशेंट है तो हर एक बेड पे एम्बुबेक होना जरूरी है, क्योंकि जब भी कभी किसी कारणवश वेंटिलेटर का बैकअप खराब हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका एरर तुरंत पता नहीं चला है तो उससे हम मैन्युअली रेस्पिरेशन स्टार्ट कर पाए। और इस पे काफ़ी बार एक क्वेश्चन भी बना है कि इफ़ द वेंटिलेटर सिस्टम मॉल फंक्शन, ठीक से नहीं है, एंड एरर कैन नॉट बी करेक्टेड इमीडिएटली, और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया गया है, तुरंत नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट शुड ए नर्सिंग ऑफिसर डू टू मेंटेन द रेस्पिरेशन। अब क्या करेंगे उस केस में, स्टार्ट एम्बू वेंटिलेशन। एम्बू वेंटिलेशन करना है, बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे, ये सारी एप्लीकेबल भी नहीं है ऑप्शन में जो दी गई है। अब सिस्टमेटिक ग्रेजुअल विड्रॉल एंड रिमूवल ऑफ द वेंटिलेटर, ब्रीथिंग ट्यूब एंड ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वीनिंग। वीनिंग क्या है, ग्रेजुअल सिस्टमेटिक विड्रॉल को वीनिंग कहते हैं। सपोज पेशेंट कंट्रोल मोड में था, इसके बाद असिस्ट कंट्रोल मोड में आएगा, फिर SIMV में आएगा, टीपीस प्रेशर सपोर्ट, और फिर फाइनली जो पेशेंट को एक्सट्यूबेट किया जाता है उसको डीकैनुलेशन कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, एक इमेज क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिवाइस इज कनेक्टेड टू द पेशेंट। ये पेशेंट में क्या चीज डिवाइस कनेक्टेड है। अब पेशेंट को धीरे धीरे वीनिंग करना है तो क्या करते हैं, यहाँ से वेंट्री सर्किट को हटा के ये टी पीस लगा दिया जाता है, जिसमें पेशेंट अपना टाइडल वॉल्यूम सेल्फ लेगा, रेट भी खुद इनिशिएट करेगा, ब्रीथ सेल्फ करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट है। तो इस केस को ठीक से वो सैचुरेशन मेंटेन कर पा रहा है तो पेशेंट को फाइनली डीकैनुलेशन किया जाता है, ईटी ट्यूब को रिमूव किया जाता है। तो इसका ये डिवाइस कौन सी है, टी पीस मोड इन वीनिंग प्रोसेस। Which of the following ventilator mode is not used while weaning? इनमें से कौन सा वीनिंग के टाइम में यूज नहीं किया जाता है, CPAP, SIMV और TPIS। तो इसमें होता है कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, ये जो है वो सबसे हार्डेस्ट और सबसे कोमाटोस पेशेंट में होता है ये, और ये वीनिंग के टाइम पे यूज नहीं होता है। Which of the following not a type of positive pressure ventilator? प्रेशर साइकिल, टाइम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल एंड पीप साइकिल। और इसका आंसर है पीप साइकिल। ये वेंटिलेटर नहीं है, ये मोड है किसका,
और इसी के साथ आज हमारा सेशन ख़त्म होता है। यदि आपको चीज़ें सीखने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।